हेलो दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है कि मायके का फ़र्ज़ निभाया जाए या ससुराल की जिम्मेदारियाँ। रमन माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उनका डायबिटीज़ भी है। मैं थोड़े दिन वहाँ रहने चली जाती हूँ ताकि माँ को थोड़े दिन संभाल पाऊँ। यहाँ बच्चों को स्नेहा देख लेगी। माँ वहाँ अकेली है, मुझे जल्दी जाना होगा, कविता ने पति रमन से कहा। रमन बोला, कविता, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब रहने लगी है। तुम कितनी बार स्नेहा के जिम्मे बच्चों को छोड़कर जाओगी। इस बार तो माँ भी गुस्सा होंगी और तुम तो जानती हो माँ का गुस्सा ठंडा करना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब तुम मायके अपनी माँ की देखभाल के लिए गई थी तो माँ ने बहुत गुस्सा किया था। वे कह रही थी, स्नेहा कविता की देवरानी है, भला वह बार बार कविता के बच्चों को क्यों संभालेगी। कविता की माँ की अब उम्र हो चली है तो उनका बीमार रहना लाजमी है। इसका मतलब यह तो नहीं वह बार बार उसकी माँ की देखभाल के लिए मायके चली जाए। कविता की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। यूं मुंह उठाए बार बार बेटी को बुलाना उन्हें शोभा नहीं देता। क्या वे नहीं जानती कि बेटी का अपना घर परिवार है। बेटियां कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर यही है, मगर उसे यहाँ से ज़्यादा अपने मायके की परवाह है। तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो मैं नहीं चाहता और तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या भी खराब होती है सो अलग। कविता बोली, रमन, तुम तो जानते हो मैं अपने माँ पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर ऐसे समय में भी मैं माँ के पास ना जाऊँगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। कहते हुए कविता रो पड़ी। अपने पिता हरिराम जी और माँ भगवती जी की इकलौती संतान थी। हरिराम जी का हार्ट अटैक आने की वजह से अभी 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। हरिराम जी के जाने के बाद भगवती जी अकेली रह गई थी। घर में हरिराम जी थे तो भगवती जी की देखभाल कर लिया करते थे, मगर हरिराम जी के परलोक सिधारने के बाद भगवती जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। कविता हर महीने माँ की देखभाल के लिए माँ के पास 4-5 दिन गुजार कर जाती ताकि माँ का अकेलापन भी दूर कर सके। पिछले महीने जब कविता मायके गई थी तो भगवती जी कविता से बोली, बेटा, तेरी सास कहीं तेरे बार बार मायके आने से नाराज़ ना हो जाए। तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर और यूं हर महीने मायके मत आया कर। अब यह बची खुची ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भी भरा पूरा परिवार है। तेरे ससुराल की जिम्मेदारियां मैं भली भांति जानती हूँ। तू मेरे पीछे वक्त ना जाया कर। कविता बोली, माँ, ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने मायके का फ़र्ज भूल जाऊं। आपने मुझे इतने सालों तक पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं मेरा पूरा परिवार बखूबी संभाल सकती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप तो मेरे लिए सर्वोपरि हो। अब जब बुढ़ापे में आपको मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तब मैं अपने फ़र्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ। भगवती जी ने भी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और वह भी भली भांति जानती थी कि अब इस उम्र में कविता ही उनका सहारा है। आज फ़ोन पर भगवती जी की आवाज़ भी बराबर नहीं निकल पा रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे। कविता हर रोज़ सुबह शाम एक फ़ोन अपनी माँ को करती थी ताकि माँ का हालचाल जान सके, लेकिन आज भगवती जी जब फ़ोन पर बराबर उत्तर नहीं दे पाई तो कविता समझ गई
कि माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए कविता मायके जाना चाहती थी। मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उसे अपनी देवरानी स्नेहा को सब कुछ बताना था और पति रमन से मायके जाने की अनुमति लेनी होती थी। आज भी जब कविता ने देवरानी स्नेहा को माँ की तबीयत के बारे में बताया तो स्नेहा बोली, भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ वहाँ अकेली है। यहाँ तो मैं और माँ जी दोनों हैं और बच्चों को भी मैं संभाल लूँगी। ऐसे समय में घर के लोग भी तो काम आते हैं। स्नेहा के यह शब्द हर बार कविता को तसल्ली दे जाते और वह यहाँ की चिंता छोड़ मायके आ जाती थी। सासू रेखा जी से कविता को ज़्यादा उम्मीद ना थी। रेखा जी तो पिछली बार भी कविता के मायके जाने के नाम पर तुनक कर बोली थी, बहू मायके में माँ के मुँह में, यहाँ पति और अपने ससुराल वालों को मत भूल जाना। बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। और कविता के मायके जाने के बाद रमन को कविता के लिए 10 बातें सुना दी थी और रमन को कविता के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि रमन भी अब की बार कविता को मायके जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि इस बार कविता को मायके जाने से डर लग रहा था। लेकिन रह रहकर कविता को अपनी माँ की याद आ रही थी। कविता के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कविता ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सास रेखा जी से बात करने की सोची। कविता बोली, माँ जी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ अकेली कैसे सब कुछ मैनेज करेंगी, तो मैं माँ के पास हो आती हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊँगी। रेखा जी की यह बात सुनते ही गुस्सा आ गया। रेखा जी झुंझलाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने हर महीने का ड्रामा लगा रखा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती है। बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोजा है हर महीने। कहीं मायके जाकर आराम करने का यह नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया तुम माँ बेटी ने। कविता यह सुनकर रोते हुए बोली, माँ जी, मेरी माँ क्यों नाटक करेगी और मैं काम से बचने के लिए ऐसा बहाना क्यों बनाऊंगी। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती। आप एक काम बोलती हैं तो मैं 10 काम कर देती हूँ और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं झूठ बोलकर काम से जी चुराऊँ। मगर मेरी माँ को सचमुच मेरी ज़रूरत है। रेखा जी बोली, बहू, यह रोने का ड्रामा तुम अपनी माँ के पास ही करो। हर बार यह मगरमच्छ की आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। इस बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मायके जाना है ना तो अंतिम बार अनुमति दे देती हूँ, मगर अब अगली बार ना देने वाली। इसलिए इस बार सब काम निपटा कर आना। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही बीमार रहती है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो ताकि तुम्हारे हर महीने की समस्या ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हर बार यह नाटक नहीं चलेगा। कविता बोली, जी माँ जी, इस बार क्या करना है यह मैं देख लूँगी। कविता ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने मायके चल दी। कविता का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में कविता के कानों में रेखा जी का एक एक शब्द गूंज रहा था और वह सोचने लगी, कितना आसान है सासू माँ के लिए यह कहना, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। मगर भला मेरे जिंदा होते हुए मेरी माँ वृद्धाश्रम क्यों जाएगी? मैं मेरी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती? क्या बेटी का अपने माँ बाप के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं? शादी हो गई तो मतलब वह मायका भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए। उतने में बस कंडक्टर की आवाज़ कविता के कानों में गूंजी।
कविता के मायके का शहर आ चुका था। जब कविता मायके पहुंची तो देखा माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी, अकेली। कविता बोली, तुमने दवाई खाई? भगवती जी कविता को देखकर जान में जान आ गई। भगवती जी बोली, बेटा कब से राह देख रही थी तुम्हारी। कविता बोली, हाँ माँ, मैं भी जल्दी ही आना चाहती थी, मगर आप तो जानती हैं ससुराल की जिम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। कहकर कविता भगवती जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कविता से कहा, भगवती जी का अकेले रहना अब ठीक नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर इस बार इतना बढ़ गया था कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था। तुम इनका बहुत ध्यान रखना। अब कोई भी एक ही इंसान इनके पास होना अति आवश्यक है, ताकि भगवती जी का ध्यान अच्छे से रखा जा सके। कविता घर आकर मंदिर में बैठकर बोली, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहा है तू। कैसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ मैं। एक तरफ ससुराल की बेड़ियाँ और दूसरी तरफ मेरी जन्मदाता मेरी माँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ कविता के आगे रमन और सास रेखा जी की कड़वी बातें और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। कविता ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अगर ऐसे हालातों में उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो वह क्या करेगी। मायके आए कविता को अभी 3 दिन ही हुए थे कि रमन का फ़ोन आ गया। वह बोला, कविता तुम 3 दिन बोल कर गई थी और आज 3 दिन हो गए हैं, तुम कब वापस आ रही हो। यहाँ माँ गुस्सा कर रही हैं। माँ कह रही थी इस बार तुम कोई फ़ैसला लेकर ही लौटोगी, ताकि हम सभी को हर महीने की तकलीफ़ से छुटकारा मिले। कविता बोली, रमन, माँ का ब्लड प्रेशर इस बार बहुत बढ़ गया था। अम्मा को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है इस बार मैं मेरी माँ को अपने साथ वहाँ लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी निभा पाऊँ और मेरी माँ का ध्यान भी रख सकूँ। रमन बोला, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम कविता। तुमने मेरी माँ की अनुमति ले ली क्या, जो तुम अपनी माँ को यहाँ ला रही हो। यह सब बातें सासू रेखा जी फ़ोन पर सुन रही थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि क्या बहू तुम पागल हो गई हो, जो तुम अपनी माँ को अपने ससुराल में रखना चाहती हो। तो कविता ने बोला, माँ जी, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे जिंदा होते हुए भी अगर मेरी माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें तो क्या ये सब अच्छा लगेगा। जब 2 अलग अलग घर की औरतें एक ही घर में बहुएं बनकर साथ रह सकती हैं, तो क्या 2 माएँ एक घर में साथ नहीं रह सकती ही। बहू की इच्छा हो या ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो बस छाती ठोककर हक जताना आता है कि हम ससुराल वाले हैं। यह जवाब सुनकर रेखा जी के होंठ सिल गए। वह कुछ बोलती उससे पहले कविता बोली, और अगर आपको अभी भी एतराज़ है तो मैं मेरी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं मायके में रह जाती हूँ और मेरे बच्चों को भी यहीं ले आती हूँ, ताकि आप लोगों को बच्चों की भी टेंशन ना हो। रेखा जी बोली, पागल मत बनो कविता, रमन का क्या होगा। क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको बहू बनाकर लाई थी, ताकि आगे जाकर तुम मेरे बेटे को ही अकेला कर दो। कविता बोली, जो पति मेरी माँ और उनकी माँ में फ़र्क समझता हो, ऐसे पति के साथ रहकर क्या फ़ायदा। जब एक बेटी बहू बनती है तो वह अपने फ़र्ज बखूबी निभाती है, मगर जब एक बेटा दामाद बनता है तो क्या उसका कोई फ़र्ज नहीं। सिर्फ अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाना यही बेटे का फ़र्ज होता है।
क्या रमन की आंखों पर पट्टी लगी है? क्या वह सही गलत नहीं देख सकता? इतने सालों से अगर उनका मन अब तक मेरी भावनाएं नहीं समझ सका तो मैं भला क्यों उनके बारे में सोचूं? मैं भी थक गई हूँ सभी के इशारों पर नाचते हुए। अब मुझसे यह सब और नहीं हो पाएगा। फ़ोन स्पीकर पर था, रमन भी सब सुन चुका था। रमन बोला, कविता तुम कल ही अपनी माँ को लेकर आ जाओ, अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। बाकी सारा इंतज़ाम मैं करवा दूँगा। मुझे माफ़ कर दो कविता, तुम्हारी माँ ने मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा मान सम्मान और प्यार दिया, मगर मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारी माँ का हमेशा अपमान किया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में मैं कोई फ़र्क नहीं समझूंगा। कविता दूसरे दिन अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो रमन ने बगल वाला कमरा माँ के रहने के लिए साफ करवा दिया था। कविता को पहली बार आज खुशी हुई थी कि रमन ने कविता की माँ के लिए कुछ तो किया। कविता माँ को कमरे में बैठाकर ससुराल की जिम्मेदारियों में लग गई और माँ का भी समय समय पर आकर ध्यान रखने लगी। कितनी सुहानी सुबह थी वह जब कविता अपने मायके के फ़र्ज के साथ साथ ससुराल की जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ निभा पा रही थी। दोस्तों, एक औरत आखिर चाहती ही क्या है? बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से परे वह तो बस इतना ही चाहती है कि वह ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ मायके का फ़र्ज भी निभा सके और उसका पति और ससुराल वाले उसके इस फैसले में हमेशा उसका साथ दें। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।